हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस कुमार्स क्लासरूम। सो कल हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था। लेट अस क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ फार कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, साइट एग्जाम्पल टू वैलिडेट। 2020 का GS सेकेंड का हम GS 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप फेडरलिज्म का डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो जैसे KC वीरे का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट जो है उनका सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके अंदर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट उससे जनरेट होता है। सो अब इस क्वेश्चन में कैसे मैक्सिमम पॉइंट्स बनाए जाएं, तो इसमें 3 कीवर्ड हैं, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। इन तीनों को आप क्या कर सकते हो, सेंटर सेंटर और सेंटर स्टेट, इन फॉर्म में बांट सकते हो। अपने को ये कोशिश करना है कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके कितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बस दैट्स इट। और उसके अंदर भी आप 2 कन्फ्रंटेशन जो है, कन्फ्रंटेशन को प्री 1967 और पोस्ट 1967, ये कोलिशन एरिया, ये जो है ये कोलिशन एरिया है, और ये कांग्रेस सिस्टम और सिंगल पार्टी। सो सबसे पहले अगर हम कॉन्फ्रंटेशन का एग्जांपल देखें तो प्री 1967 कोई ऑलमोस्ट कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं था सेंटर और स्टेट के बीच की, अगर बात करें CS सेंटर और स्टेट के बीच में, और सिंगल पार्टी सिस्टम था, सेम पार्टी सेंटर और स्टेट के अंदर थी। पोस्ट 1967 ये हम लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स देखते हैं और रीजनल पार्टीज का असर्शन देखते हैं। साउथ के अंदर DMK है, AIDMK और ये सब आते हैं, और उसके अलावा जो केरला है उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी। सो ये जो टाइम है ये मैसिव कन्फ्रंटेशन का टाइम है सेंटर और स्टेट के बीच में। कांग्रेस, इवन पंडित नेहरू को फर्स्ट टाइम आर्टिकल 356 यूज करना पड़ता है, और वहीं से फिर इसका स्टार्टिंग होता है। और उसके बाद में आर्टिकल 356 कन्फ्रंटेशन के एग्जांपल दे दीजिए, 356 एकदम फ्रीक्वेंटली यूज होने लग जाते हैं। गवर्नर्स चेंज होना, और ये अभी तक चल रहा है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसमें आप मैंने पॉइंट्स नहीं लगाए, आप इसको जैसे 1.2 है तो इसको 1.2.1 दे सकते हैं, इस हिसाब से पॉइंट फॉर्मेट में दे सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग पॉइंट्स आइदर इन बुलेट फॉर्म, और कई बार पॉइंट लगा भी दिए। सो मेरा बस फोकस इस चीज़ पे है कि आपको पॉइंट दिए जाएं। मैं कोई स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिख रहा हूँ कि पूरा आंसर स्ट्रक्चर में, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है, आपको इंट्रोडक्शन बता दिया जाए, कंक्लूजन बता दिया जाए, और बीच में जो भी पॉइंट्स हैं बुलेट फॉर्म या जैसे भी क्विकली दे दिए जाएँ, और आप अपने आप उनको अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद एक हम SR बोम्मई केस है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है ऑनरेबल, वो सेंटर को एक हिसाब से लताड़ लगाता है, और वो बोलता है कि भाई आर्टिकल 356 का आर्बिट्ररी यूज नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। और इसका और एग्जांपल आप दे सकते हो। अभी अगर सेंट्रल स्टेट के बीच का एग्जांपल रिसेंट देना चाहो तो CAA का एग्जांपल दे सकते हो। केरला और वेस्ट बंगाल ने बोला कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। रिसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट का दे सकते हो, जिसमें पंजाब और हरियाणा और सेंटर के बीच में आपस के अंदर कन्फ्रंटेशन हो रहा है। सो उसके बाद में 1.2 स्टेट के बीच में कॉन्फ्रंटेशन। तो स्टेट टू स्टेट के बीच में एक मैक्सिमम जो है वो रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके कावेरी का एग्जांपल दे सकते हो, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। और उसके बाद में ओवर टेरिटरीज, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में मोर देन 100 बॉर्डर विलेजेस को लेके डिस्प्यूट है। गुजरात राजस्थान के अंदर मानगढ़ हिल्स हैं, उनको लेके डिस्प्यूट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज है एथनिक ट्राइब्स को लेके, आपने नागालिम का नाम सुना होगा। और उसके अलावा त्रिपुरा के अंदर भी क्लैश हो रहे हैं, एथनिक क्लैशेज। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे ट्राइब्स हैं, वो बोलते हैं उस स्टेट में भी हमारा पार्ट है, उस स्टेट में भी पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो ये हो गया स्टेट टू स्टेट के बीच में। और स्टेट टू स्टेट का एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, अभी जो वैक्सीन को लेके हो रहा है और ऑक्सीजन को लेके हो रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक के जो बैकड्रॉप के अंदर
दिल्ली जो है वो पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ उनका क्लैश हो रहा है, सब स्टेट्स का आपस में एक हिसाब से कॉन्फ्रेंटेशन हो रहा है और मैक्सिमम सब लोग ट्राई कर रहे हैं उसको ऑक्यूपाई करने का। और इसलिए जैसे ये हमने पहले कॉन्फ्रेंटेशन देख दिया, अब कनेक्टिंग स्टेटमेंट आप यूज ले सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि एज वी सॉ दैट कॉन्फ्रेंटेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, या आप लिख सकते हैं विजिबल फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, बट कोऑपरेशन इज ऑल्सो, बट लगाए कोऑपरेशन इज ऑल्सो एन एसेंशियल एस्पेक्ट या विजिबल फीचर, ऐसा करके आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद में आप कोऑपरेशन को लिखेंगे, तो कोऑपरेशन के अंदर सेम एकदम फॉर्मेट रखेंगे, सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन, सेंट्रल स्टेट के अंदर आप 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बता सकते हैं कि भाई 42% डिवोल्यूशन बोला, उसके बाद भी सेंटर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? कोऑपरेशन का। दूसरा आप बोल सकते हैं कि नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। किस तरीके से देती है कि इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। इसके लिए हिमालयन जो स्टेट्स हैं वो सिंगल टेबल पे आ रहे हैं, किसके साथ? सेंटर के साथ में। तो ये भी एक सेंट्रल स्टेट का कोऑपरेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है वो भी एक कोऑपरेशन का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो वो विदाउट सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन के पॉसिबल नहीं हो सकता है। और एक अपन एग्जांपल ले सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स का और जोनल काउंसिल्स का, बेस्ट एग्जांपल है स्टेट्स के बीच में एक सौहार्दपूर्ण जो तरीके से सब डिस्प्यूट को सेटल करने का। सेकंड अपन ले सकते हैं स्टेट टू स्टेट के बीच में कोऑपरेशन, और तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यू कमीशन, जो अभी भी उसको कमीशन किया गया है, न्यू कमीशन टू टेकल पोल्यूशन ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन। उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये सब एक टेबल पे आ रहे हैं पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, स्पेसिफिकली इन द विंटर टाइम। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा, टू टैकल नक्सलिज्म, जॉइंट कमांड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब जगहों पे, ये स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन का एग्जांपल है। और फिर जोनल काउंसिल्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स आते हैं जोन, और वो एक टेबल पे आके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको कोऑपरेट करते हैं। नाउ अगेन आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट यूज ले सकते हैं कि नॉट ओनली कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन बट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो, उसमें फिर एग्जैक्टली सेम आप पॉइंट लिख देंगे। स्टेट कॉम्पिटिशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मोर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट समिट्स आप देख रहे हैं, पहले गुजरात, तमिलनाडु इन्होंने स्टार्ट किया और अब ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने इसको फॉलो कर लिया है। दूसरा, जो नीति आयोग की इंडिसेज हैं उनके अंदर आप देख सकते हो, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, एसडीजी इंडिया इंडेक्स अभी रिसेंटली पब्लिश किया है नीति आयोग ने, जिसके अंदर काफ़ी इंडिकेटर्स में प्रोग्रेस हुई है, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो इनके अंदर एक स्टेट्स के अंदर हेल्थी कंपटीशन की भावना आती है। थर्ड, लेबर रिफॉर्म्स आप बोल सकते हैं, जैसे सबसे पहले राजस्थान ने लेबर रिफॉर्म्स को अप्लाई किया और उसके जस्ट बाद में सारे स्टेट उनको फॉलो करने लगे। और उसके बाद आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटर सोशल इंडिकेटर्स, इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, जिसके अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। सो इसके अंदर एक हेल्थी कंपटीशन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए सेंटर स्टेट और सेंटर के मॉडल को लेके, कंपटीशन, कोऑपरेशन और फेडरलिज्म। अब आप ये देखो कि आपने अगर सेंटर स्टेट, सेंटर कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, आपके 6 पॉइंट तो एकदम सिंपल हो गए। अब इन 6 के अंदर आप दो तीन एग्जांपल भी लोगे, आराम से 12-13 पॉइंट हो जाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद इसको तुरंत कंक्लूड कर दो, हेंस इंडियन फेडरलिज्म इज सुई जनरस इन नेचर एंड व्हाट एवर, और कुछ भी आप बोलना चाहें बड़ी बातें करके इसको कंक्लूड कर दीजिए। Let's move to the fourth question. India and UK judicial system converging as well as diverging at the recent times. Highlight key points in terms of their judicial practices. ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरीके से कंपेयर अपन देखते नहीं है, बट जो भी जनरली पढ़ते हैं, कुछ अगर 2-3 पॉइंट भी ध्यान है उन्हीं को मेन रखना है, बाकी तो मसाला डालना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सीधी सी बात है, क्योंकि कोई भी इस इतना डेप्थ के अंदर सब चीज़ों को नहीं पढ़ता है। सो ये चीज़ें जो हमने खुद ने भी मैंने लिखी है, ये मुझे पहले नहीं पता था, मैंने इंटरनेट से लेके लिखी हैं। सो आप डर मत जाइए कि जैसे आंसर लिखे, कोई आंसर अभी लिख रहा है वही एग्जाम में कोई लिख के आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो बट एज एन आइडियल इंट्रोडक्शन वी कैन से दैट इंडियन जुडिशियल सिस्टम फॉलोज कॉमन लॉ सिस्टम बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स।
क्यों? क्योंकि आप क्या चाहिए होता है? सबूत। तो रिकॉर्डेड जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर जो बेस्ड है कॉमन लॉ सिस्टम, वो इंडिया में फॉलो होता है। और वो कहाँ से इनहेरिटेड है? ब्रिटिश सिस्टम से इनहेरिटेड है। फिर आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, बट देर आर ऑल्सो डाइवर्जेंस इन इंडियन एंड यूके जुडिशियल सिस्टम। कंपेरिजन के अंदर बेस्ट तरीका होता है टेबल बना के। सो यूके सिस्टम, इंडियन सिस्टम, यूके के अंदर जूरी सिस्टम फॉलो होता है। यूके फॉलोज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उसमें जुडिशरी कोई इंटरवीन नहीं करता है, सिंपली बस ये देखता है कि वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। सो पार्लियामेंट सुप्रीम है एक हिसाब से, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। बट इन इंडिया फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आफ्टर मेनका गांधी केस। मेनका गांधी से पहले इंडिया भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही फॉलो करता था कॉन्स्टिट्यूशनली, बट आफ्टर मेनका गांधी केस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इस चीज़ को प्रेस्क्राइब कर दिया कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। AK गोपालन केस जो थे उन्होंने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही उसी को प्रेसिडेंट बनाया था, बट मेनका गांधी केस के बाद ये चेंज हो गया। उसके बाद इंडियन जुडिशरी एक्टिविस्ट जुडिशरी है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर और काफ़ी सारे डॉक्ट्रिन्स है, PIL, इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने इजाद कर ली अपने हिसाब से। जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो कोलेजियम के द्वारा होता है इंडिया के अंदर, है ना। और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में जुडिशियल कमीशन है, जैसा कि इंडिया के अंदर NJSC लाया गया था एक बार, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया NJSC को, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और कन्वर्जेंस भी आप लिख सकते हैं। कन्वर्जेंस जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूके में भी ये एस्टैब्लिश करता है, इंडिया में भी करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट पुश फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लाइक नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, ये इंडिया के अंदर है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिसके अंतर्गत नालसा का भी जैसे एग्जांपल है। तो अलग अलग मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, उसके ऊपर इंडिया में भी फोकस है। और यूके के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो 2007 में बनाई गई थी वो इस चीज़ पे फोकस करता है। और इंडिया के अंदर ये अटेम्प्ट हुआ था, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। सो बस ऐसे ही लिख सकते हैं कि देयर इज नीड टू कीप लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर सो दैट सिस्टम कैन इवॉल्व बेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। और आप साथ में इंडिया में भी ये भी लिख सकते हैं कि बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, लाइक NJSC का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से इनको फिट कर सकते हैं। मेन बात है यार ये है कि, है ना, इंट्रोडक्शन आपने लिखा जुडिशियल सिस्टम का सिंपल कि कॉमन लॉ सिस्टम इंडिया फॉलो करता है, रिकॉर्डेड जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर बेसिस है। उसके बाद आपने जितने भी 5-7 पॉइंट आए वो लिखे, कंक्लूड किसी भी तरीके से कर दो, ये उससे सीख सकता है, वो उससे सीख सकता है, ऐसा कुछ भी बड़े बड़े शब्द लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस, वेलफेयर ऑफ सिटीजन, इवॉल्व बेटर, होलिस्टिक, ऐसे बड़े बड़े भारी शब्दों को यूज करके कंक्लूड कर दो, दैट्स इट। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है इस चीज़ के अंदर। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, शुड दिस बी अडॉप्टेड फॉर इम्पार्टिंग ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन फॉर रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट बिजनेस इन इंडिया? तो ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये यूके के लिए लागू होता है। वहाँ पे एक बार जो स्पीकर बन जाता है उसके बाद में नेक्स्ट टाइम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से और कोई उसके खिलाफ इलेक्शन भी नहीं लड़ता। एक बार जो बन जाता है स्पीकर वो लाइफ टाइम रहता है। इस वजह से उस पर प्रेशर नहीं रहता अंडर पार्टी के, वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, कि ही शुड और शी शुड टो द लाइन ऑफ द पार्टी। सो स्पीकर इन इंडिया आप बोल सकते हो पंडित नेहरू का जो स्टेटमेंट है उसके साथ कि वो डिग्निटी ऑफ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद रोल ऑफ स्पीकर आप बता सकते हो भाई, फॉर इम्पार्टिंग ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर। सो ऑफिस ऑफ स्पीकर का रोल तो लिखोगे ना पहले आप लोकसभा का, उसके बाद में किस तरीके से जो ये रिफॉर्म है ये इस ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर इसको लिया गया तो। सो रोल ऑफ स्पीकर में यही है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कंडक्ट्स बिजनेस ऑफ द हाउस एंड देन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज, for example the rules committee, the committee on privileges, or it can also he or she can decide on the disqualification of the member under anti defection law। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्योटो होलान केस के अंदर बोला कि ये जो है ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही है। जुडिशरी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, अब तो सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। तो इसका जो स्पीकर का डिसीजन है वो
रिव्यू हो सकता है। नेबाम रेबिया केस जो था अरुणाचल प्रदेश का, उसके अंदर हमने देखा भी। और जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि बिल जो मनी बिल है कि नहीं है, जैसा कि आधार बिल के अंदर कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद स्पीकर डिसाइड करता है प्रिविलेजेस को, स्पीकर का कास्टिंग वीटो होता है, और ये जो है सब्सटेंटिव मोशन के अंदर अपना वोट भी दे सकता है, और प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग। तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के। अब जो क्या रिसेंट इश्यूज और कंट्रोवर्सी हैं वो आप लिख सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि आप तभी तो रिफॉर्म करेंगे ना कोई इंस्टीट्यूशन को। भाई एक लॉजिकल फ्लो है आंसर का, कि सबसे पहले स्पीकर का रोल क्या है, उसके बाद में अभी कंट्रोवर्सी क्या है, उसके बाद में भाई क्या रिफॉर्म कर सकते हो, वंस स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, इससे क्या रिफॉर्म हो सकता है और उसके इम्प्लीकेशन क्या है। ये एक लॉजिकल फ्लो है आंसर का लिखने का, है ना, क्योंकि आंसर यूपीएससी ऐसा नहीं रैंडम कुछ नहीं मांगता है। सो आप बस सबसे पहले हमने रोल देखा, फिर अभी क्या कंट्रोवर्सी है, ये करेंगे तो किस तरीके से वो सोल्व हो सकती है, और फिर उसके क्या इम्प्लीकेशन है। सो रिसेंट कंट्रोवर्सी आधार बिल का है, राज्यसभा की स्क्रूटनी से पास बचाने के लिए उसको मनी बिल घोषित कर दिया, देन अब राज्यसभा उसको हाथ नहीं लगा सकता। और बायसनेस और पावर टू डिस्क्वालीफाई अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया 16 एमएलए को अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑल्दो उन्होंने पार्टी चेंज नहीं किया था। अभी राजस्थान और कर्नाटका के अंदर देखा टाइम टेकन बाय स्पीकर, आर्बिट्ररी, कि भाई क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से होता है तो वो उन्हीं को ज़्यादा फेवर करता है। और एडजर्नमेंट मोशंस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशन स्पीकर पे लगे हैं। और इसके क्या मतलब रीजंस हैं, इसके रीज़न यही है कि स्पीकर को भाई फियर रहता है कि शी मे नॉट गेट पार्टी टिकट नेक्स्ट टाइम, और पर्सनल बाइसनेस हो सकता है। अब इसके अंदर रिफॉर्म सजेस्टेड क्या, यूके सिस्टम, जो क्वेश्चन है वो लिख दो कि यूके का सिस्टम कि वंस द स्पीकर ऑलवेज द स्पीकर, अगर ये लाया जाए तो स्पीकर को कोई भी फियर नहीं रहेगा, और शी कैन एक्ट विथ ओपन एंड फियरलेस माइंड, नीड नॉट टू टू पार्टी लाइन को टो नहीं करेगा। सो ये इसके पॉजिटिव हो गए कि भाई ये रिफॉर्म करने से ये सही हो जाएगा। अदर रिफॉर्म भी आप लिख सकते हो कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही लेना चाहिए, जैसा कि आरपीए के केस में इलेक्शन कमीशन लेता है। और मनी बिल जो है वो स्पीकर अलोन डिसाइड नहीं करना चाहिए, एक कमेटी डिसाइड करनी चाहिए, जैसा कि यूके के अंदर होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पीकर। उसके अंदर कंक्लूजन के अंदर कुछ भी डाल दो कि if these reforms are brought, then it can increase confidence in the key post of the temple of democracy, something like that। कुछ भी इसके अंदर अच्छा सा कंक्लूजन लिख दो। So we hope that these videos will help you a lot. So if you like them, please like, share and subscribe with others also. We'll come with the more and more videos. हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक साल के पूरे 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करें, कम से कम आधा तो पेपर जरूर डिस्कस करें। सो कल से हम इस चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग टू एस कुमार्स क्लासरूम।